हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। CT3 का डिस्कशन हम कर रहे हैं। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो अभी पेपर 2 का डिस्कशन हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन Br2 वाटर से करनी है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा आंसर यहाँ पे हो सकते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन बेसिकली क्या हो गया, एल्कीन हो गया। एल्कीन पे तो एक ही रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ही रिएजेंट हमें दे रखे हैं और फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। रिएजेंट अपने पास क्या है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो Br2 से आपको क्या मिलेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है वैसे तो, लेकिन वाटर न्यूक्लियोफाइल है एक्सिस अमाउंट में, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल से ही अटैचमेंट होगा और वाटर न्यूक्लियोफाइल से फाइनली अटैचमेंट किसका होता है, OH माइनस का। बताइए Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, तो जब भी लॉन पेयर वाला इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन साइक्लोहेलोनियम आइन हमने बना दिया। साइक्लोहेलोनियम आयन क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनने के बाद सेकंड स्टेप में जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो प्रोडक्ट हमें किस तरीके से मिलते हैं, मार्कोनिकॉफ फैशन में प्रोडक्ट मिलते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में तो केवल एक ही जगह पॉसिबल है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल H प्लस हो, क्योंकि H प्लस विदाउट लोन पेयर है, और जब H प्लस इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक करता है तो उस केस में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जहां पे भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है वहां रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। फिलहाल अपने पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वाटर अटैक करेगा। तो बताइए वाटर कहां पे अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ फैशन में अटैक करना है, तो पाई बॉन्ड के उसी कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन सकता था। फिलहाल कार्बोकेटाइन है नहीं। अगर कार्बोकेटाइन बनता, जैसे मान लो कि ये इस तरीके से रिंग ओपन होती है या इस तरीके से रिंग ओपन होती है, तो कार्बोकेटाइन फर्स्ट पे हो सकता है, सेकंड पे हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला 3 डिग्री है और 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल वाटर है ये बेसिकली इधर अटैक करेगा और इस तरीके से ये रिंग ओपन होगा। ये बैक साइड से अटैक करेगा तो ये रिंग फ्रंट साइड से ओपन होगा। तो बैक साइड से अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पे अटैच होगा और ये Br माइनस या Br जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पर्टिकुलर कार्बन पे फ्रंट साइड पे आ जाएगा। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि जहां पे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है वहां बेसिकली एंटी एडिशन के प्रोडक्ट ही हमें मिलते हैं। तो यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री आपको दिखाना था क्योंकि उसी तरीके से ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, OH अटैक करेगा। तो लेट अस से कि OH बैक साइड से अटैक कर रहा है तो डैश पे OH आ जाएगा। H2 अटैक कर रहा है, H2 से अल्टीमेटली एडिशन किसका होगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ फ्रंट में कौन आ जाएगा, Br। यहाँ फिर फ्रंट में कौन चला जाएगा, CH3। बैक में कौन चला जाएगा, H। एक पॉसिबिलिटी और है, ये पॉसिबिलिटी क्या है कि बैक साइड से अटैक किया, लेट अस से कि फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा, मतलब बेसिकली एंटी एडिशन आपको करना है। तो एंटी एडिशन में और अपने पास क्या हो सकता है कि CH3 इधर डैश में चला जाए, OH वेज में आ जाए। OH अगर वेज में आएगा तो यहाँ पे Br कहाँ आएगा, डैश में, और Br अगर डैश में है तो वेज में कौन आ जाएगा, H। ये दोनों प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके पास केवल एक ही प्रोडक्ट बना के दे रखा है। ये प्रोडक्ट अपने पास कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड में ब्रोमीन और ब्रोमीन अटैच कर रखा है। ये वन ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, ब्रोमीन प्लस और ब्रोमीन माइनस से वन ऑफ द प्रोडक्ट मिल सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपको यहाँ से पूछा है तो मेजर प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल से, और वाटर न्यूक्लियोफाइल से अल्टीमेट अटैचमेंट किसका होगा, OH माइनस आयन का। तो इसका आंसर केवल एक ही हो सकता है और वो कौन सा है, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम HCl। मेटल्स का लिस्ट हमें दे रखा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कितने मेटल्स ऐसे हैं जो HCl के साथ रिएक्शन करके H प्लस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन या फिर इस टाइप का क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा था। मेटल जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तभी H प्लस को रिमूव कर पाएगा या H प्लस को रिप्लेस कर पाएगा। H प्लस अगर यहां से जाएगा तो इसकी जगह कौन आएगा, मेटल प्लस। तो मेटल को तो क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो क्या बनेगा, मेटल प्लस Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सॉल्ट, और ये सॉल्ट अपने पास क्या होगा, मेटल क्लोराइड। तो ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो मेटल क्या करेगा, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
तो क्या बनाएगा, मेटल +1 बना सकता है, +2 बना सकता है, +3 बना सकता है, डिपेंड करता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो मेटल तो ऑक्सीडाइज होकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और H+ को रिप्लेस कर रहा है तो H+ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बता रखा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड मतलब कि H+ को रिप्लेस कर सकता है। तो कौन ऐसा कर सकता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू H+। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इसका कम होगा तो बेसिकली ये रिड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूस कौन होगा, H+ रिड्यूस होगा, और H+ रिड्यूस होने के बाद कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है, उस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज में ऐसी मेटल्स जिनका SRP का वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, वही मेटल HCl के साथ रिएक्ट करके H+ को डिस्प्लेस कर सकता है। जब H+ को डिस्प्लेस करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो बताइए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब 2H++2 इलेक्ट्रॉन लिखो या H++1 इलेक्ट्रॉन लिखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंट्रिंसिक क्वांटिटी होता है। 2H++2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपने बता रखा है, रिडक्शन के टर्म में ये इक्वेशन लिखा हुआ है E0, मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके ऊपर अगर जाओगे तो SRP की वैल्यू क्या होती है, कम। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्रोजन से ऊपर कौन सा मेटल है जिनके SRP का वैल्यू कम है। तो यहाँ कौन कौन सी मेटल दे रखी है, Zn। अब Zn दे रखा है तो बात हम किसकी करेंगे, Zn से 2+ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनेगा, Zn। और ये बेसिकली रिडक्शन है, तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम होगी तो ये हाइड्रोजन से ऊपर लाई करेगा, मतलब HCl में से H+ को डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक हो गया अपने पास, Hg हो गया, Fe हो गया, Ag हो गया, Mg हो गया, Au हो गया, Cu हो गया, और लिथियम और सीसियम। लिथियम, सीसियम और मैग्नीशियम फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के मेटल है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो H+ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये तीनों मेटल तो सर्टेनली यहाँ पे होंगे। Au नहीं हो सकता, कॉपर नहीं हो सकता, Ag नहीं हो सकता, Hg नहीं हो सकता। ये चारों मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, या इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, हाइड्रोजन से भी कम होता है। और कौन डोनेट कर सकता है, जिंक और आयरन। तो टोटल अपने पास कितना हो गया, 5 मेटल्स ऐसे हैं जो HCl के साथ रिएक्शन करके H+ को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही H+ को रिप्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपको अच्छे से पता है तो भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, और ये रिजल्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ा था तब भी आपने ये याद किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दे रखा है, आइडेंटिफाई करना है कि कितनी रिएक्शंस यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको वापस से याद आ जाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अपने पास क्या होता है, RMgX, तो R- MgX पॉजिटिव। एसिड बेस भी कर सकता है क्योंकि R- बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी कर सकता है। CH3- MgBr पॉजिटिव। ये फर्स्ट रिएक्शन में लिख रहा हूं, रिएक्शन लिखते से ही आपको पता चल जाएगा कि सही किया है या गलत किया है। रिएक्शन आपने किया इथेनॉल से, इससे क्या बना दिया, CH4 + C2H5O- MgBr पॉजिटिव, एकदम करेक्ट रिएक्शन है। CH3- अल्काइल कार्बोनाइन बहुत अच्छा बेस है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कहीं एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल तो बाद में, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। CH3- एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर गया, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन होता ही है, CH4 गैस रिलीज हो गया, ये बन गया इथॉक्साइड आयन, और यहां से क्या आ गया, MgBr पॉजिटिव। सेकंड क्या है, अगेन CH3 CH2 MgBr है, इसका रिएक्शन इन्होंने कीटोन के साथ किया है। तो कीटोन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसा बिहेव करेगा, एसिडिक प्रोटॉन यहाँ पे नहीं है जो मेंशन आपको कर रखे हैं, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा,
और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद ये क्या बना देता है, अल्कोक्साइड आयन, एसिडिक प्रोटॉन लगा दो तो अल्कोहल तक लेके जाता है। ठीक है, अल्कोहल बना दिया इन्होंने, एग्जैक्ट सेम अल्कोहल बनाया, सेकंड भी सही है। थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या है, CH3CHO एल्डिहाइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया। यहाँ पे हाइड्राइड की जगह ड्यूटीरियम आपको दे रखा है। इसके बाद D2O सॉल्वेंट ही इन्होंने रखा है, तो D2O सॉल्वेंट के साथ ही एसिडिफिकेशन करेंगे। ये क्या करता है, H- डोनेट करता है, तो D है तो D- डोनेट करेगा। हाइड्राइड डोनर होता है, D- अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनिल में तो। ठीक है, अब ये O- क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, D2O में से D+ को रिमूव करेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, CH3OD और D। इन्होंने आंसर क्या दे रखा आपको, CH3CD2OD, CH3CD2OD, जबकि C के साथ एक ही D है, एक हाइड्रोजन पहले से यहाँ पे अटैच्ड है, उस हाइड्रोजन को हम हटा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे वैसे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको दे रखा है वो गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन तो सही हो गया, लेकिन थर्ड रिएक्शन गलत है। फाइनल फोर्थ रिएक्शन भी एसिड डेरिवेटिव के साथ दे रखा है। तो एसिड डेरिवेटिव के साथ कौन सा रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का SN2TH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद एसिड डेरिवेटिव कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन कर सकता है अगर एक्सिस में दे रखा है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो फाइनली अल्कोहल प्रोडक्ट हमें मिलता है, लेकिन अगर एक्सिस में नहीं दे रखा है तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड तक की रिएक्शन हमें रोकना पड़ेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है CH3MgBr का 1 इक्विवेलेंट है और CH3COCl के साथ रिएक्शन करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अटैक करने के बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा, तो ये क्या बन गया, एसीटोन। कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन बना दिया। इन्होंने भी एसीटोन दे रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 to 4। वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है, एसिड बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीनों रिएक्शन आपने रिवाइज कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है F- Cl- OH- SH-, इन सब का जो लिविंग नेचर है या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी है, इसके बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली आप खुद ही बना देना, इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। वापस से अपने नोट्स आप अच्छे से देख लेना, और नोट्स को जब रिवाइज करोगे तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर है प्रोटिक सॉल्वेंट में ये F-, Cl-, Br-, I- का न्यूक्लियोफिलिसिटी किस तरीके से अफेक्ट होता है, ये आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन आप बेसिकली बहुत अच्छे से बना दोगे। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है। सिमिलरली OH- और SH- इन दोनों का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दोनों में न्यूक्लियोफिलिसिटी का क्या ऑर्डर है। एक ऑप्शन इसमें आपको और क्या दे रखा है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट से कोई मतलब नहीं होता। लिविंग ग्रुप वाले में अपने पास क्या दे रखा है, F- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br-, बिल्कुल गलत है। F- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन Br-, बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो कि कार्बन फ्लोरीन है, कार्बन ब्रोमीन, ये बॉन्ड है। जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर अटैक करेगा तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक होगा। जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है वहां से लिविंग ग्रुप इजीली निकल सकता है। फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आपको ये बता भी रखा है कि फ्लोरीन कभी भी लीव नहीं करता है, बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग एबिलिटी यहाँ पे किसका ज़्यादा आना चाहिए, Br का। तो Br ग्रुप जब लीव करेगा तो Br के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फ्लोरीन जब लीव करेगा तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी आ सकता है। यहाँ से भी आप बेसिकली चेक कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से भी चेक कर सकते हो, और कार्बन फ्लोरीन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लायोफोबिक कॉलॉइड कौन सा है। तो लायोफोबिक कॉलॉइड और लायोफिलिक कॉलॉइड में मैंने आपको बता रखा है, सबसे सिंपल बता रखा है। लायोफिलिक में क्या होगा कि कॉलॉइडल पार्टिकल, वाटर अपने पास डिस्पर्शन मीडियम होता है, तो वाटर के साथ कौन इंटरेक्शन कर सकता है, कॉलॉइडल पार्टिकल और वाटर में इंटरेक्शन है। कॉलॉइडल पार्टिकल
और वाटर में अगर इंटरेक्शन है तो बेसिकली क्या हो गया, कोलोइडल पार्टिकल क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेस, वाटर क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। और सॉल्वेंट अगर कोई और दूसरा है तो लायोफिलिक हो जाएगा, सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शन नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, या और क्या बोल सकते हैं, लायोफोबिक। हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक जो कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के बीच में इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हाइड्रेशन होता है, सॉल्वेशन होता है, इधर हाइड्रेशन या सॉल्वेशन नहीं होता। यहाँ से जो लायोफोबिक कॉलोइड बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है कि जो लायोफोबिक कॉलोइड है इनके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं कि वाटर के साथ अगर इंटरेक्शन डेवलप करना है तो कोलोइडल पार्टिकल में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, OH NH जैसे ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि वाटर के साथ कौन सा इंटरेक्शन होगा, H बॉन्डिंग ही हो सकता है। तो इस तरीके से जब वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो OH और NH जैसे ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ से आपको बता ही रखा है कि जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल की साइज बेसिकली बिगर होनी चाहिए। मॉलिक्यूल का साइज अगर छोटा होगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन हमें नहीं बनाना है, मॉलिक्यूल की साइज बिगर रख के कोलोइडल पार्टिकल की रेंज में लेके जाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लार्ज पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होनी चाहिए, क्योंकि उनमें OH NH जैसे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्डिंग बना सकते हैं, तो वहाँ से जो कोलोइडल सॉल्यूशन हमें मिलेगा दैट विल बी हाइड्रोफिलिक। और इसके अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कोलोइडल सोल हैं ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक होते हैं। तो यहाँ चारों ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, गोल्ड सोल, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का सोल, AS2S3 सल्फाइड सोल और FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, सारे के सारे इनऑर्गेनिक कोलोइडल मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लायोफोबिक हो जाएगा। जितने भी आप स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करते हो ना, जितना भी प्रिपरेशन मेथड में आपने सोल पढ़े हैं वो सारे के सारे सोल लायोफोबिक ही हैं। बाकी लायोफिलिक सोल को तो बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। लायोफिलिक सोल जिस भी पर्टिकुलर कोलोइडल पार्टिकल का प्रिपेयर करना है वो कोलोइडल पार्टिकल लो, वाटर में मिक्स करो, थोड़ा सा स्टर करो, जिसमें कोलोइडल सोल प्रिपेयर हो जाता है। और ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, बहुत इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट में से पता करना है कि कितना सही है। ये स्टेटमेंट अगेन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्टेटमेंट आप देखना, अच्छे से पढ़ना। Stability of lyophobic colloid is mainly lyophilic colloid is mainly due to strong interaction between dispersed phase particle and dispersion medium particle। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, इसी की वजह से लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक कॉलोइड बहुत ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्या आ गया, एंट्रोपी चेंज फॉर द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर सॉलिड इज पॉजिटिव। ये गलत है। अगर आपने गैसेस को एड्सॉर्ब कर लिया, जैसे यहाँ गैस है ये, तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत ही रैंडमली मूव कर सकते हैं, तो इसकी एंट्रोपी क्या है, ज़्यादा। एड्सॉर्ब होने के बाद तो गैस के मॉलिक्यूल फिक्स हो गए, अब तो ये मूव ही नहीं कर सकते, तो एंट्रोपी क्या हो गया, कम। फाइनल माइनस इनिशियल, लेस माइनस मोर, डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। इन्होंने क्या दे रखा है, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। Gelatin has considerably low value of gold number and is effective protective colloid। Gelatin अपने पास क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पॉलीमेरिक साइज है, तो ये बेसिकली खुद ही लायोफिलिक कॉलोइड है। और लायोफिलिक कॉलोइड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें हमें कोई अलग से इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करे, तो इसका गोल्ड नंबर क्या होगा, बहुत कम। और लायोफिलिक कॉलोइड के बारे में आपको एक बात और पता है कि लायोफिलिक कॉलोइड बाकी के लायोफोबिक कॉलोइड को भी स्टेबल कर सकते हैं, एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट ये काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
फोर्थ स्टेटमेंट है जीटा पोटेंशियल इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन। एकदम सही बात है, लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन में जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये कॉलोइडल सॉल्व स्टेबल होगा। और एग्जैक्टली यही सेम स्टेटमेंट इस बार नीट के एग्जाम में भी आया था। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया कि लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन में लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का ज़रूरत होता है। और जब इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलाइट से पॉजिटिव या नेगेटिव कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर एड्सॉर्ब होता है। कॉलोइडल पार्टिकल के ऊपर एड्सॉर्ब होने के बाद ये कॉलोइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है या नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जीटा पोटेंशियल डेवलप होता है। और जीटा पोटेंशियल का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो बेसिकली लायोफोबिक कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो स्टेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होता है। फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाओ, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन इज लेसर देन द डिस्पर्शन मीडियम। बिल्कुल सही बात है, लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा, कॉलोइडल पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है और तभी लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा बनता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो लायोफिलिक कॉलोइडल सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो डिस्पर्शन मीडियम वाटर से थोड़ा सा कम आएगा। 6 पे आ जाते हैं, फॉर द कोगुलेशन ऑफ AS2S3 सॉल्व पॉजिटिव आयंस आर एडेड। AS2S3 सल्फाइड आयन नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं, तो नेगेटिव को कॉलोइड को कोगुलेट करने के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। सेलुलोज सॉल्यूशन इज एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड सिस्टम। बिल्कुल गलत है, मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड अपने पास कब बनता है, जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली कॉलोइडल रेंज से बाहर हैं, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक एग्रीगेट बनाते हैं। इस एग्रीगेट का जो रेडियस है वो कॉलोइडल रेंज में आ जाता है। कॉलोइडल रेंज में आने के बाद यहाँ से जो कॉलोइड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। लेकिन सेलुलोज की बात कर रहे हैं तो सेलुलोज तो अपने पास ऑर्गेनिक पॉलीमर है, पॉलीमर का जो साइज है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसका एक सिंगल मॉलिक्यूल ही कॉलोइडल रेंज में प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। 8th पे आ जाओ, कोलोइडल सॉल्व ऑफ मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रिपेयर्ड बाय ब्रेडिक्स आर्क मेथड। बिल्कुल सही बात है, जो भी अपने पास इनर्ट मेटल है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब का अगर आपको कोलोइडल सॉल्व प्रिपेयर करना है तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड यूज करना पड़ता है। एक बार वापस से आप ब्रेडिक्स आर्क मेथड को अच्छे से पढ़ना। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो ये क्वेश्चन भी सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड था, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। कॉलोइडल पार्टिकल्स के बारे में या कॉलोइडल सॉल्व के बारे में, कॉलोइडल सॉल्व के नेचर के बारे में काफ़ी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे थे। सारे स्टेटमेंट को अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द pH ऑफ MgOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और MgOH होल ट्वाइस का जो सॉल्यूशन है ये बेसिकली स्पेरिकली सॉल्युबल होता है, तो उसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है 5 × 10⁻16। क्या किया हमने, MgOH होल ट्वाइस इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं। अब किसी को अगर ये लगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेगा वो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या करेंगे हम, Mg2 + 2OH- में ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में अगर मान लो कि इसका 1 मोल प्रेजेंट है तो ये भी क्या बन जाएगा 1 मोल, और ये क्या बन जाएगा 2 मोल। ये कितना लेफ्ट होगा 0। लेकिन ये सिचुएशन नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो MgOH होल ट्वाइस का वाटर में कितना भी अमाउंट मिक्स करो, एक सर्टेन अमाउंट ही यहाँ पे सॉल्युबल हो पाएगा। जितना अमाउंट सॉल्युबल होगा उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो यही आपसे पूछा है कि MgOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन का pH आपको बताना है। KSP की वैल्यू है 5 × 10⁻16। तो Mg2 + aqueous + 2OH- aqueous। लेट अस से कि आपने इसका कितना भी अमाउंट मिक्स किया, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी में कंसिडर कर लेता हूँ S। तो अगर ये S मोल पर लीटर सॉल्युबल होगा तो Mg2 कितना बनेगा, S मोल पर लीटर, और ये कितना बनेगा 2S मोल पर लीटर। यहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अपने पास कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट केवल आपको प्रोडक्ट में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का कॉन्सेंट्रेशन हम काउंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा S⁻1 2S⁻2 दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है, ये 1.6 है शायद, सॉरी
5 इंटू 10⁻⁻16 कितना हो गया ये 4s³ दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻16 ये हो गया 1.25 125 इसे लिख देंगे तो 10⁻⁻18 s³। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, इधर से कितना आ जाएगा 10⁻⁻6 मोल पर लीटर। s आपको पता चल गया। अब s पता करने के बाद आपको OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है। OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से पता चल जाएगा pOH, और pOH से क्या पता चल जाएगा pH। बताइए OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2s, तो 2s अपने पास कितना हो गया 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 10 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो 10⁻⁻5 आ गया तो pOH कितना आ जाएगा 5 और pH कितना हो जाएगा 9। 10⁻⁻5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है OH माइनस का, तो pOH कितना होता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये आ गया 5। pH प्लस pOH कितना होता है 14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यही सिचुएशन हमें दे रखी है, ये 5 है तो pH का वैल्यू कितना आ गया 9। बहुत इजीली आपने ये सॉल्व कर लिया। केवल सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्ट जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, अज्यूम कर लिया करो लेटर से कि इसके s मोल पर लीटर यहाँ पे सॉल्युबल है, तो अगर इसका s मोल पर लीटर सॉल्युबल है तो उससे Mg2+ कितना बनेगा s और OH माइनस कितना बनेगा 2s। आगे सॉल्व करते जाओ, फाइनली आपको OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मिली, pOH आपने निकाल लिया, फिर pH आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। एक सेल बना के दे रखा है, तो सेल का EMF आपको पता करना है, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करना है, EMF आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो भी अपने को सेल रिप्रेजेंट करके दे रखा है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो कैथोडिक हाफ है और एनोडिक हाफ है, इनमें कौन सा इलेक्ट्रोड है। गैस इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों हाफ का रिएक्शन लिखो। दोनों हाफ के रिएक्शन लिखने से आपको क्या पता चलता है एन और क्यू, और EMF पता करना है तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। ये तो फिक्स होता ही है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। E0 सेल क्या होता है SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड माइनस 0.0591.06 अज्यूम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन रिडॉक्स सेल रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय लॉग Q। तो Q रिएक्शन क्वोशिएंट Q आपको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन ये आपको पता करना है। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन आपने लिख लिया, ये दोनों चीजें आपको पता चल गई, ई सेल पता चल जाएगा। तो इतना ही इजी होता है नर्स्ट इक्वेशन को यूज करना। प्लैटिनम सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये गैस इलेक्ट्रोड हो गया। गैस इलेक्ट्रोड में अपने पास कौन सा हो गया हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड। तो हाफ सेल के अंदर हाइड्रोजन गैस एंटर करेगा तो हाफ सेल में ऑलरेडी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। H+ आयन अपने पास कहाँ से आ रहा है HOCN एक्वस, वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना रखा है। इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻4 मोलर। इधर अपने पास Ag+ और Ag सॉलिड मतलब कि मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड है। क्या कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। चलो बता दो, सेल रिएक्शन बना देते हैं। इधर कैथोड हो गया, इधर एनोड हो गया। और डेटा हमें क्या दे रखा है, और डेटा है अपने पास HOCN जो अपने पास वीक एसिड है, इस वीक एसिड का K दे रखा है 10⁻⁻6 अल्फा। जब ये HOCN का एक्वस सॉल्यूशन है तो HOCN यहाँ से डिसोशिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में जब ये डिसोशिएट होगा तो कंप्लीटली तो डिसोशिएट हो नहीं सकता क्योंकि वीक एसिड है। वीक एसिड जितना भी डिसोशिएट होगा उसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आपको 1 से बहुत कम अज्यूम करना है। यहाँ से H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम मिलेगी और H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी होगी क्योंकि इक्वेशन में आपको यूज करना है। तो ये आपको दे रखा है 10⁻⁻6 इसका Ka का वैल्यू, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 और E0 Ag+ टू Ag ये आपको दे रखा है 0.7। मतलब सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल +1 to 0 रिडक्शन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको 0.7 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, चलो बताओ SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। ये कैथोड है, ये एनोड है, तो कैथोड का कितना है 0.7। एनोड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0। तो ये तो अपने पास आ गया E0 सेल 0.7। अब E सेल निकालने के लिए N और Q आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेल रिएक्शन लिखो। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। गैस इलेक्ट्रोड का रिएक्शन कैसे लिखते हैं,
या तो गैस से गैस आयन या गैस आयन से गैस। तो हाइड्रोजन गैस से क्या बनेगा, गैस का आयन, मतलब कि H प्लस आयन। इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी आपने क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दिखाना ही है, एनोड है। इधर मेटल से क्या बनता है, मेटल प्लस, या मेटल प्लस से क्या बनता है, मेटल। रिडक्शन है तो मेटल से दिखाना पड़ेगा, मेटल से क्या बन गया, सॉरी मेटल प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, मेटल सॉलिड। दोनों को ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 2Ag प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस 2H प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। N की वैल्यू क्या आ गई, 2। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1, Ag का सॉलिड, Ag सॉलिड है, उसकी एक्टिविटी क्या होगी 1, Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1, और हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर रेज़ टू पावर 1। अब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है, HOCN वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, Ag का कॉन्सेंट्रेशन है 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस ये कितना है 1 atm, हटा दो, यहाँ पे 2 आएगा ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H प्लस के सामने 2 लगा हुआ है। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बस आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद ये सारा का सारा क्वेश्चन ही हो गया। तो बताओ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये HOCN का एक्वस सॉल्यूशन है। तो बताओ HOCN डिसोशिएट होके क्या बनाएगा, H प्लस OH माइनस, सब एक्वस टर्म है। ये 10⁻⁻⁴ मोलर है, ये 0 है। C में से कितना जाता है, C अल्फा, तो 10⁻⁴ माइनस 10⁻⁴ इंटू अल्फा, C माइनस C अल्फा, तो ये कितना बचेगा, C अल्फा C अल्फा। K की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, C अल्फा, और यहाँ से क्या आता है C माइनस C अल्फा। ये C से C क्रॉस हो गया, 1 माइनस अल्फा 1 ही आपको लेना है। तो K अपने पास कितना आ जाता है, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा कितना आ जाएगा K बाई C, और अल्फा निकालने के बाद आपको बेसिकली मतलब किससे, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन से। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, C अल्फा विच इज KC रूट, यही हो जाएगा ना, यहाँ रूट है, तो C इंटू रूट K डिवाइडेड बाई C, तो ये कितना आ जाएगा, रूट KA इंटू C। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, अब बस क्वेश्चन हो गया। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उधर पुट कर दो तो रिएक्शन क्वेश्चन क्यों आ जाएगा। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा, KC, K कितना है 10⁻⁻⁶, C कितना है 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻10 आ जाएगा। log Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। बताओ E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2, N की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, निकाल लिया आपने, मल्टीप्लाइड बाई log Q कितना है -10, ये कितना हो गया पॉजिटिव। E नॉट सेल आपने कितना कैलकुलेट किया था 0.7, 10, ये कितना हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2, 0.3 हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.7 कितना हो गया 1.0। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। केवल आपको इतना पता चलना चाहिए कि सेल का अगर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो उससे सेल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, और कभी भी अगर EMF बताना है तो नस इक्वेशन का एप्लीकेशन है। नस इक्वेशन में आपको वापस से लिख देता हूँ, E सेल इज इक्वल टू क्या होता है, E नॉट सेल, ये तो वैल्यू फिक्स होती है, ये तो कभी भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, केवल कैथोड और एनोड का SRP का वैल्यू गिवन होना चाहिए, गिवन होता ही है, -0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q। रिएक्शन क्वेश्चन Q का वैल्यू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, ये दोनों वैल्यू हम केवल तब फाइंड आउट कर सकते हैं जब हाफ सेल का रिएक्शन लिख के कंबाइन करके आप कंप्लीट सेल का रिएक्शन लिख पाओ। तो इस तरीके से नास इक्वेशन को अप्लाई करके सेल का EMF बताया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोडक्ट इज और आर मेजर प्रोडक्ट, और सारी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ERA रिएक्शन आपको दे रखा है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल गिवन है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की रिएक्शन किसी रिएजेंट से अगर करवाएंगे तो रिएजेंट से बेसिकली हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल को सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग में सही से अटैच कर दो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। चेक करना है कि इसमें कितने ऑप्शन सही हैं। सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। कैसे पता चला मुझे, सिंपली मैंने ये देखा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एरोमेटिक आपको दे रखा है और लिख भी दिया उन्होंने सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, SO3, अल्टीमेटली अटैचमेंट किसका होता है, SO3H का। Br माइनस क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
और सॉरी Br जो ग्रुप है अपने पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, NO2 भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, -m लगता है। ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। जब भी दो ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो जिसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है उसी की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल SO3 का लोकेशन आपको डिसाइड करना है। तो इस पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है। यहाँ अटैच करोगे तो माइनर प्रोडक्ट आएगा ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ अटैच करोगे तो मेजर प्रोडक्ट आएगा। और यही आपको दे रखा है। तो फर्स्ट तो हो गया सही। सेकंड में भी आपके पास NO2 और Cl लगा रखा है, दोनों पैरा पे हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, NO2। तो इसी की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है। Br2Fe क्या मिलाएगा, Br2 FeBr3 बन जाएगा। FeBr3 एक लुईस एसिड होता है, तो क्या बनेगा FeBr4 माइनस, Br माइनस को खा जाएगा, प्लस Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल आपको कहाँ लगाना चाहिए, NO2 की तरफ देखो। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसकी मेटा पे लगाना चाहिए। इन्होंने कहाँ लगा के दे रखा है, ऑर्थो पे, तो ये गलत हो गया। थर्ड अपने पास क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल और मिथाइल लगा रखा है। दोनों क्या लगाते हैं, प्लस HC, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है उसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन आप डिसाइड करो। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है CS3, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे। पैरा इज ऑक्यूपाइड, तो ऑर्थो पे लगा दो। इन्होंने कहाँ लगा रखा है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस को ऑर्थो पे ही लगा रखा है, तो सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाओ। ये बेंजीन है, बेंजीन पे 2 मिथाइल लगा रखे हैं। अब दोनों ही मिथाइल है तो बेसिकली दोनों के रेस्पेक्ट में आपको नहीं देखना है, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में देख लो और वहीं से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आपको अटैच करना है। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे यहाँ अटैच करेगा, इधर ऑर्थो पे। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये और पैरा और ये ऑर्थो, यहाँ पे अटैच मत करना वरना स्टेरिक क्राउडिंग इंक्रीज हो जाएगा। और ये दोनों पोजिशंस एग्जैक्टली सेम है। इसने कहाँ लगा रखा है, रिएक्शन किससे करवा दिया, CS3CO COCS3 ElCl3। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, असाइल कैटायन। ElCl3 लुईस एसिड है, एसिटेट आयन को लेके चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने एक्सेप्ट कर लिया, लीविंग ग्रुप को लेके भाग गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, असाइल कैटायन। ये असाइल कैटायन इन्होंने एग्जैक्टली मिडिल वाले ऑर्थो पे लगा रखा है। तो मिडिल वाले ऑर्थो पे लग तो सकता है लेकिन माइनर प्रोडक्ट मिलेगा 1-2% में, और यहाँ जब अटैच होगा तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भी आपको गलत दे रखा है। फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन था। बेंजीन रिंग पे जब डाई सब्स्टिट्यूटेड होता है, 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो कौन से ग्रुप की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का लोकेशन हम डिसाइड करते हैं, ये कंसेप्ट यहां पे इन्वॉल्व था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, 4 रिएक्शन दे रखी है और आपको ये पता करना है कि कौन सी रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल सकता है। तो ये बेंजीन है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपने लगा दिया। पहली रिएक्शन देखो, बहुत इजी है ये तो। आइसोप्रोपाइल बेंजीन अल्काइलेशन करना है तो सारी रिएक्शंस आपको फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की रिएक्शंस दे रखी हैं। ElCl3, तो यहां से तो मिल जाएगा। ElCl3 लुईस एसिड होता है, Cl माइनस को लेके भाग जाएगा, क्या बनेगा, ElCl4 माइनस। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, Cl के लॉन पेयर यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, अल्टीमेटली Cl माइनस को उठा के ले जाएगा। तो आइसोप्रोपाइल कैटायन अटैच होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल गया। तो पहले में तो मिल गया, सेकंड पे आ जाओ। पहले में नहीं मिला क्योंकि आइसोप्रोपाइल नहीं दे रखा है, टर्शरी ब्यूटाइल दे रखा है। तो टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन यहाँ से अटैच होगा तो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन मिलेगा, ये नहीं है। सेकंड पे आ जाओ, बेंजीन है और प्रोपाइल क्लोराइड ElCl3 Cl माइनस को खा जाएगा, लुईस एसिड है, तो नॉर्मल प्रोपाइल कैटायन बनेगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद आइसोप्रोपाइल कैटायन बनेगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री तक कार्बोकैटायन माइग्रेट करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। आइसोप्रोपाइल कैटायन अटैच हुआ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल गया। थर्ड पे आ जाओ, इसमें तो ऑलरेडी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ही आपको दे रखा है। ElCl3 क्या करेगा, Cl माइनस को खा गया, आइसोप्रोपाइल कैटायन मिल गया। आइसोप्रोपाइल कैटायन बेंजीन पे अटैच होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और फोर्थ अपने पास क्या है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बेंजीन है
और ये नियोपेंटाइल क्लोराइड आपको दे रखा है AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड होता है, ये क्लोरीन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, अल्टीमेटली कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद AlCl4 बनता है, AlCl4 माइनस, यहाँ से कार्बोकेटाइन बनेगा, इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होने के बाद एक मिथाइल ग्रुप चला जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन जब यहाँ पे अटैच होगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं मिलेगा, कुछ और ही कंपाउंड मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में भी आइसोप्रोपाइल बेंजीन नहीं मिला है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्रोडक्ट हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है और ये रिएक्शन हमने कर दिया है एसिड डेरिवेटिव एस्टर से। एस्टर से रिएक्शन करने के बाद फाइनली इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेंगे ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पीएच माइनस MgBr पॉजिटिव, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन कनेक्टेड होता है तो एस्टर होता है। साइक्लिक एस्टर को क्या बोलते हैं? लैक्टोन। और ये दोनों तरफ से इन्होंने बना रखा है। एसिडिक मीडियम में SN2TH रिएक्शन फास्ट होता है। पूछा है कि इसके प्रोडक्ट क्या होंगे और ये आपको दे रखा है एक्सिस में, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एसिड डेरिवेटिव एक तरीके से तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2TH, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, एसिडिफिकेशन में वाटर से यहाँ पे H+ आ जाएगा तो ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। अगेन पीएच माइनस इधर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, लीविंग ग्रुप लीव करेगा। अभी भी यहाँ पे एस्टर लिंकेज है तो क्या बन गया? पीएच C डबल बॉन्ड और पीएच। तो इधर से अपने पास क्या मिल गया? 1 2 3 कार्बन है और 3 कार्बन के टर्मिनल कार्बन पे OH अटैच्ड है तो ये तो अल्कोहल आपको मिल गया। यहां से कीटोन बना दिया। कीटोन में फर्दर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, पता ही है। और पीएच माइनस मतलब कि पीएच MgBr एक्सिस में दे रखा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, अल्टीमेटली अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो ये अल्कोहल अपने पास क्या बन जाएगा? इस कार्बन पे 3 पीएच अटैच्ड होंगे तो ये अल्कोहल बन गया, ये भी अल्कोहल बन गया। यहाँ कितना पीएच आपने अटैच किया? 1 2 3, तो बेसिकली 3 पीएच का रिक्वायरमेंट यहाँ पे था तो 3 पीएच MgBr के 3 इक्विवेलेंट यूज होंगे और ये 3 इक्विवेलेंट इसके 1 मोल से रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन भी बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितने भी रिएक्शंस हैं इनको बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं। खूब प्रैक्टिस हुआ इस टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीसो कंपाउंड। तो मीसो कंपाउंड अपने पास क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड जहां 2 या 2 से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो और उसके बावजूद भी जो स्ट्रक्चर आपको बना के दे रखा है अगर वो स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे स्ट्रक्चर को मीसो कंपाउंड बोलते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे हो सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ COS, लेकिन कायरल कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। अब ऑप्शंस आप देखो, इसमें ऑप्शंस में आपको क्या दे रखा है? फिशर प्रोजेक्शन में बना के दे रखा है फर्स्ट HOH OH OH H, कायरल कार्बन तो प्रेजेंट है, POS भी है यहाँ पे। जस्ट एकदम इस H और OH के मिडिल में से एक इमेजिनरी प्लेन अज्यूम कर लो और इस इमेजिनरी प्लेन के अकॉर्डिंग अगर इसका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ देखो तो दोनों एग्जैक्टली सेम है, मतलब POS यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कायरल कार्बन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मीजो तो हो गया। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। फर्स्ट, थर्ड और यहां पे है ये OH OH OH, कायरल कार्बन है और POS भी है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है विद कायरल कार्बन, मोर देन 2 कायरल कार्बन है तो मीजो फॉर्म ये भी है। अगला अपने को सोर्स में बना के दे रखा है कायरल कार्बन, तो यहाँ पे भी है और POS भी है, ये POS और कायरल कार्बन है, मीजो हो गया। POS तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, और जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट है और उसके बावजूद भी अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऐसी फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? मीजो फॉर्म्स।
और ये लास्ट है। और लास्ट में आप कहीं पे पीओएस एस्टेब्लिश मत कर देना। लास्ट क्वेश्चन में पीओएस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ये प्रोजेक्शन आपको बना के दे रखा है ना, उसी प्रोजेक्शन में आप पीओएस देखोगे तो कई लोगों को इसमें पीओएस नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पीओएस नहीं है। देखना अभी ये COOH है, यहाँ पे भी COOH है, OH है, OH है, H है, H है। किसी ने बोला कि सर ये पीओएस प्रेजेंट है और यहाँ काइरल कार्बन है। कैसे? एक कार्बन पे COOH HOH प्रेजेंट है, अगले कार्बन पे भी COOH HOH प्रेजेंट है। अभी मैं ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाया, केवल इंडिकेशन है कि सर ये दोनों काइरल कार्बन है, पीओएस प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो मीजो होगा। गलत है बेटा, ये पीओएस यहाँ पे नहीं है। आप देख लो, इस तरीके से आप कट नहीं कर सकते। जब ये कट करोगे तो फ्रंट में तो आपके पास COOH आ रहा है, इधर कहाँ COOH आ रहा है? बैक में। यहाँ फ्रंट में अगर COOH है तो यहाँ पे भी फ्रंट में COOH होना चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल हाफ मिलेंगे तब जाके आप बोल सकते हो कि पीओएस है। तो इस तरीके से कभी भी कट नहीं करना है। कट कैसे करना है? इक्लिप्स बना के। तो अगर आप इसका कोई भी इक्लिप्स बना दो, कोई भी HOH, बताओ इसको 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो बन जाएगा इसका इक्लिप्स COOH। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब कट कर लो तो ये सब तो कट हो जाएगा। इधर क्या जाएगा? H और OH, इधर भी क्या जाएगा? H और OH। लेकिन फ्रंट में कौन जा रहा है? H। तो इधर फ्रंट में कौन जा रहा है? OH। यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट नहीं होगा। हाँ, पीओएस प्रेजेंट नहीं है। पीओएस प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल 1 2 3 हो गया अपने पास। 1 2 3 में पीओएस प्रेजेंट नहीं है, सॉरी पीओएस प्रेजेंट है, काइरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? मीजो फॉर्म। और फोर्थ अपने पास क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। 2 इक्वेशंस आपको दे रखी है और एक थर्ड इक्वेशन बना रखा है। इस थर्ड इक्वेशन का E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेल्टा G0 की वैल्यू आपको बतानी है। तो E0 और डेल्टा G0 का वैल्यू बहुत इजीली बताया जा सकता है। डेल्टा G0 का वैल्यू तो क्या होता है? -NF E0। तो E0 की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी होगी। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। डेल्टा G0 की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो -NF E0। अगर ये वैल्यू बता दी तो ये वैल्यू तो बहुत इजीली आ जाएगा। और ये वैल्यू आप किस तरीके से बता सकते हो? 2 इक्वेशंस इन दोनों का E0 आपको दे रखा है और बेसिकली एक डिजायर्ड इक्वेशन है जिसको आप क्या बोल सकते हो? इक्वेशन 3। तो इस डिजायर्ड इक्वेशन का E0 की वैल्यू आप कैसे बता सकते हो? तो क्या करना पड़ता है? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशंस में कुछ ऑपरेशन करके थर्ड इक्वेशन को बनाना पड़ता है। और जो ऑपरेशन आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे किया है एग्जैक्टली वही ऑपरेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पे किया जा सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं किया जा सकता। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अपने पास कितना है? डेल्टा G0। तो इसके लिए जो डेल्टा G0 पे ऑपरेशन कर दो, थर्ड इक्वेशन आप बना दो। डेल्टा G0 का रिलेशनशिप किसके साथ है? E0 के साथ। तो यहां से जो भी आप आंसर निकालोगे उससे क्या आ जाएगा? E0। E0 की वैल्यू आने के बाद E0 आपने किसके लिए निकाला? डिजायर्ड इक्वेशन के लिए। तो डिजायर्ड इक्वेशन के लिए जैसे ही E0 का वैल्यू आ गया -NF E0 करके डेल्टा G0 की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप ही अटेम्प्ट करना। इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको दे रखा है। 4 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेसिकली क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन है, सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में अपने पास क्या हो गया? सोप एंड डिटर्जेंट। तो इनको जब पानी में मिक्स करते हैं तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर ये है तो पानी में कंप्लीटली सॉल्युबल है, क्या बनेगा? ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही इनकी कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हो तो ये जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है ये आपस में कंबाइन होकर मिसल फॉर्मेशन करते हैं। और मिसल का जो कोलोइडल रेंज में अगर चला गया रेडियस तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर ऐसा हो पाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। और क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? इन फैक्टर्स के लिए आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। चारों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, थ्योरी रिवाइज करना और चेक करना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जैसे कि एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ।
क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मिसल अगर अपन बना रहे हैं तो बेसिकली लार्जर पार्टिकल आपको बनाना है स्मॉलर पार्टिकल से, और लार्जर पार्टिकल क्यों बनाना है, क्योंकि कोलोइडल रेंज में जाना है। कोलोइडल रेंज में ये पार्टिकल जाएगा तभी किसका फॉर्मेशन होएगा, कोलोइड का। तो बताइए अपने पास एक सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल को जिस तरीके से होता है, हाइड्रोफोबिक एंड भी होता है, हाइड्रोफिलिक एंड भी होता है, ये सारे मिलके एक मिसल का फॉर्मेशन करते हैं, स्फेरिकल मिसल का। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये सेंटर की तरफ इस तरीके से डायरेक्टेड होता है, और हाइड्रोफिलिक एंड आउटसाइड डायरेक्टेड होता है, क्योंकि आउटसाइड में अपने पास कौन प्रेजेंट है, डिस्पर्शन मीडियम कौन हो गया, वाटर। तो वाटर और हाइड्रोफिलिक एंड में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन डेवलप हो सकता है, और जहां पे भी कोलोइडल पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरेक्शन डेवलप होता है, ऐसी सिचुएशन में कोलोइडल सॉल्ट स्टेबल होता है। लेकिन आपको ये बनाना पड़ेगा मिसल। तो मिसल कब बन सकता है, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। और अगर यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता दूं एक फैक्टर, कि जो भी अपने पास ये जो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये कोलोइडल पार्टिकल मिसल आप बना रहे हो, अगर इसमें ये हाइड्रोफोबिक एंड आपने इंक्रीज कर दिया, स्मॉलर पार्टिकल जिससे कि बिगर पार्टिकल बन रहा है, अगर आपने स्मॉलर पार्टिकल की साइज इंक्रीज कर दी तो स्मॉलर पार्टिकल का कम रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि कम स्मॉलर पार्टिकल से ही बिगर पार्टिकल मिसल बन जाएगा। तो बेसिकली अगर हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा होगा तो सीएमसी की वैल्यू क्या होगी, कम। आप ऐसे समझो कि अपने पास एक सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है इस तरीके से, और ये सारे मिलके कंबाइन होके कुछ ऐसा स्फेरिकल मिसल का फॉर्मेशन करेंगे। जितनी कॉन्सेंट्रेशन पे ये मिसल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इस मिसल में 100 पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स है, और इन स्मॉलर 100 पार्टिकल से मिलके एक बिगर कोलोइडल पार्टिकल बन रहा है। इस कोलोइडल पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं, मिसल। अब मान लिया कि आपने सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे चेंज कर दिया और थोड़ा हाइड्रोफोबिक एंड को इंक्रीज करते हुए इस मॉलिक्यूल की साइज बड़ी कर दी, तो अब यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से ही ये एक बिगर पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि 50 मॉलिक्यूल या 25 मॉलिक्यूल से ही बिगर पार्टिकल मिसल का फॉर्मेशन अगर हो सकता है, तो सीएमसी का वैल्यू क्या होगा, कम। तो एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिक एंड को आप बिगर कर देते हो, तो बिगर करने से सीएमसी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाती है। बाकी के इसके जो स्टेटमेंट है वो आप अच्छे से पढ़ना और आइडेंटिफाई करना है कि सीएमसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला आपको दे रखा है, और इसमें यह नहीं बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन है। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि कौन सा एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कौन सा एनायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो उसके बाद इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए कुछ स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। इन स्टेटमेंट को चेक करना है कि सही है या गलत है। तो क्वेश्चन देखो, 20 ml of 0.1 molar solution of complex compound COBr2NO3 H2O3 NH3 was treated with excess of AgNO3। Ag प्लस बेसिकली किसको खाता है, Br माइनस को। यहाँ पे कितने Br प्रेजेंट है, 2 Br। तो या तो दोनों Br कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर हो सकते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर में, या दोनों Br अंदर भी हो सकते हैं, या एक Br बाहर हो सकता है, एक Br अंदर हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगला एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपको क्या मिला। AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद 0.002 मोल कलर्ड प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन्ड। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कलर्ड प्रेसिपिटेट आपको मिला है, ये है Ag प्लस, ये आपको कितना दे रखा है, एक्सिस मान लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.002 कलर्ड प्रेसिपिटेट मतलब AgBr। कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, पेल येलो प्रेसिपिटेट मिला है, मतलब कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कहीं Br माइनस प्रेजेंट होगा। आयोनाइजेशन स्फीयर में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं केवल वही एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो पाते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। ये आपको कितना दे रखा है, 20 ml 0.1 मोलर, तो ये कितना हो गया, 2 मिलीमोल
मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 2 मिलीमोल कितना होता है 0.002 मोल। तो इसके एक मोल से ये बेसिकली एक मोल ही प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ से बेसिकली आपको एक ही Br माइनस मिल रहा है। तो एक ही Br माइनस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर फिट कर दो। H2O का एक ही मॉलिक्यूल है, NO3 अपने पास एक ही है, NH3 अपने पास कितना हो गया 3 हो गया, 3 + 1 + 1 5 हो गया। एक और आपको मोनोडेंटेड लिगेंड चाहिए, तो वो कौन दे रखा है Br, और एक Br बाहर है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अच्छा सा शक्ल हो गया। इसके आयोनाइजेशन स्फीयर में एक Br माइनस प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक Br माइनस प्रेजेंट है। अब स्टेटमेंट आप देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट एग्जिबिट्स हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही बात है। ये जो CO है, इससे जितने नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे Br अंदर चला गया तो H2O बाहर चला गया। तो इस तरीके से जब आइसोमर बनाओगे तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर। इट एग्जिबिट्स लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर नहीं हो सकता। NO3 माइनस है, NH3 है, Br है और H2O, इनमें कहीं पे भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। जैसे NO3 माइनस की अगर बात करूं तो NO3 माइनस बेसिकली ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड हो सकता है, या तो इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो या नेगेटिव इधर जाने के बाद इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो, लेकिन ऑक्सीजन से ही कनेक्टेड हो सकता है। एक से ज़्यादा डिफरेंट एटम से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। लिंकेज आइसोमर कहाँ मिलता है आपको, एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में। जैसे मान लो कि NO2 माइनस है, तो NO2 माइनस में O माइनस से भी कनेक्ट हो सकता है कभी कभी मोनोडेंटिसिटी में, और मोनोडेंटिसिटी में कभी कभी नाइट्रोजन के लोन पेयर से भी कनेक्ट हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, O नाइट्राइटो, इसको क्या बोलेंगे, N नाइट्राइटो। इट एग्जिबिट्स आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही बात है। Br अंदर आ सकता है और दूसरा आयन NO3 माइनस बाहर जा सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल कैटायन इज सेटिस्फाइड बाय बोथ Br आयन, बिल्कुल गलत है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया एक तरीके से, एक Br माइनस आयन से सेकेंडरी वैलेंसी ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी एक Br माइनस ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 और 3 ऑप्शन करेक्ट है और बाकी के सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कुछ कार्बोनिल कंपाउंड आपको दे रखे हैं। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऑर्गेनिक में नहीं है। CO जो लिगेंड है, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं जहां पे लिगेंड CO प्रेजेंट है, और इन कंपाउंड में कहीं पर x लिखा हुआ है, x की वैल्यू कहां पे ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2 हो सकती है। तो जैसे ही मैं कंपाउंड बनाऊंगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। HX, CO, CO4, सेकंड अपने पास क्या है, इसी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, Mn, CONOX। जहां पे भी अपने पास इस तरीके से CO लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो ये जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा फॉलो होता है, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल फॉलो होता है उसके बाद इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और वैसे भी हमें पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, ये हमें कभी भी नहीं देखना है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहाँ प्रेजेंट है ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होगा। लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना है कि EN यहाँ पे फॉलो होता है, तो EN को फॉलो करते हुए आप निकाल सकते हो कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। थर्ड क्या है, FeCO4 2-। सिमिलरली लास्ट अपने पास क्या है, क्रोमियम नीटा6 C6H6, ये कितना हो गया x। तो Fe हो गया, क्रोमियम हो गया, Mn हो गया और कोबाल्ट हो गया, सारे ही अपने पास फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है, तो इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए 36। उसी के हिसाब से आपको x डिसाइड करना है। जैसे यहां से स्टार्ट करो, ये अपने पास C6H6 नीटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करने चाहिए, अगर ये 1 है तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 है तो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूट्रल है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 0, तो क्रोमियम 0 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 24 प्लस 12, तब जाके 36 होगा। तो बेसिकली x की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, Fe2-,
यही ऑक्सीडेशन स्टेट है। 26 + 2 28 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। 36 करने के लिए कितना और चाहिए? 8। तो CO अपने पास कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मल्टीप्लाइड बाई कितना होना चाहिए? 4, तब जाके 8 आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास कितना आ गया? 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। यही दे रखा है। हाँ x नहीं, x माइनस है, इधर x माइनस है। x की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वो x है, लिगेंड का जो नंबर है वो x नहीं है। बताओ 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है CO। तो 4 + 4 × 2 दैट इज इक्वल टू 8। इसमें 26 ऑलरेडी होते हैं तो ये कितना हो गया? 34। 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दोगे तो 36 हो जाएगा। मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए 2-। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब क्वेश्चन 3 में आ जाओ। CONOX, Mn कितना होता है? 25। दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। 25 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, 25 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 27 हो गया। NO 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। NO नाइट्रोसिल 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो कितना आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा ताकि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 आ जाए? ये कितना हो गया? 27 - 36 9। x = कितना आ जाएगा? 3। तो BCD ऑप्शन में x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आ रही है। फर्स्ट ऑप्शन में भी आप देख लो, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 1 होता है, x = 1, तो H+ और ये हो जाएगा 1-। तो कोबाल्ट कितना हो गया? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 27 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी होते हैं। -1 से कितना हो गया? 28। और CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 36 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे -1 चार्ज होना चाहिए। -1 चार्ज लाने के लिए H+ कितने प्रेजेंट होने चाहिए? 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ केवल आपने इतना देखा कि कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल ये फॉलो होता है। इसको फॉलो करते हुए आपने कैलकुलेट कर लिया कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो x का वैल्यू BCD ऑप्शन में 2 या 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो आंसर हो गया BCD। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है और ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दे रखे हैं, पता करना है कि कौन सा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड एक सॉलिड है। इस सॉलिड को हाई टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो डीकम्पोज होके अमोनिया गैस और H2S गैस ये दोनों बनता है। कोई भी पर्टिकुलर अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेंज करोगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होने के बाद या तो नेट फॉरवर्ड मूवमेंट होता है या नेट बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब रहता है, वापस से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आपको यही चेक करना है कि जो भी कंडीशंस आप चेंज कर रहे हो उसकी वजह से जो नेट मूवमेंट है इक्विलिब्रियम का वो फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 विल नॉट डिक्रीज। विल नॉट डिक्रीज, तो जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 डिक्रीज कर रहा है ना, वो आंसर आपको नहीं देना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है NH3 इज एडेड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद अगर आप ये ऐड करोगे तो इसके मोल ज्यादा होंगे। मोल ज्यादा होंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पे इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड, H2S इज एडेड आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड। H2S अगर ऐड कर रहे हैं तो इसके मोल अगर ज्यादा होंगे, इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट आपने ऐड किया तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी तो अमोनिया के मोल कम हो जाएंगे। अमोनिया के मोल कम हो जाएंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया। हमें ऐसी कंडीशन निकालनी है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर के बारे में भी दे रखा है कि इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है ये पॉजिटिव है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड जाएंगे तो अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगा। ज़्यादा बनेगा तो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इज डिक्रीज्ड। वॉल्यूम अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो उस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया पे क्या इम्पैक्ट होगा? गैसियस रिएक्शन है, वॉल्यूम अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर एक तरीके से क्या हो गया? डिक्रीज। तो प्रेशर डिक्रीज हो गया तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज कहाँ होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं।
तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होने के बाद अमोनिया गैस ज़्यादा बनेगा, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आंसर होगा। केवल ली चैटलियर प्रिंसिपल को यूटिलाइज किया है और आपने ये बताया है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चेंज करते हो तो इस चेंज का जो इम्पैक्ट होता है उससे ये जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इसके बाद नेट मूवमेंट फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, केवल आपको इतना आइडेंटिफाई करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टू क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं, सॉरी 3 क्वेश्चंस हैं। इन द टेस्ट ऑफ NO3 माइनस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का टेस्ट यहाँ पे दे रखा है। तो एक बार मैं आपको ये टेस्ट बता देता हूँ और टेस्ट बताने के बाद इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा कंपाउंड है बेसिकली, और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी आप इसे पढ़ोगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी आपने पढ़ाई है। ये किस तरीके से टेस्ट करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लिया, जितने भी अपने पास कंपाउंड के नाइट्रेट होते हैं ना, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का नाइट्रेट है तो ऑलमोस्ट सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन रखा है। नाइट्रेट में नाइट्रोजन किस में, +5 में, तो इसका अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। इसमें आप ऐड करते हो Fe2+ SO4 - फेरस सल्फेट। तो NO3 माइनस क्या करता है, Fe2+ को ऑक्सीडाइज करवा के कहाँ पहुँचा देता है, Fe3+ में खुद रिड्यूस होके क्या बनाता है, NO। सारा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हुआ है अभी। अब ये जो NO है ये एग्जिस्टिंग Fe2+ के साथ रिएक्ट करता है और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे यही ऑब्जर्वेशन है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स अपने पास होता है FeH2O5 और NO। यहाँ पे होता है +2 चार्ज, +2 मतलब कि काउंटर आयन क्या लगा सकते हैं, सल्फेट आयन। अब देखना ध्यान से, इसके बारे में स्टेटमेंट्स क्या हैं। पहले तो आप ये एस्टेब्लिश कर लो कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा। ये जो NO है यहाँ पे नाइट्रोसिल नहीं होता, नाइट्रोसिलियम आयन होता है, NO+1 में प्रेजेंट होता है। तो अगर NO+1 में प्रेजेंट होगा तो Fe का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, +1, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड लिगेंड है ना यहाँ पे, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, +1 है तो ये कितना हो गया, 18 + 4s2 3d6, ये आयरन का होता है तो ये कितना हो जाएगा, 4s1। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पहले तो आप इसे इनर में भेजो, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की जरूरत नहीं होती। तो ये कितना हो जाएगा, 3d7 4s0 4p0 4d0। अब आगे जहां से भी आपको खाली ऑर्बिटल मिलेगा, खाली ऑर्बिटल का यूज हाइब्रिडाइजेशन में हम कर सकते हैं। 3d7 1 2 3 वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग मत करवाओ। 4 5 6 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO+ प्रेजेंट होता है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। अब सारे अब यहाँ पे स्टेटमेंट आप देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड अपने पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉरी आयरन एंड NO बोथ हैव +1 चार्ज, बिल्कुल सही है सेकंड। कॉम्प्लेक्स स्पीशीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज FeH2O5, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, NO और इसके ऊपर 2+ चार्ज है, ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आयरन हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड NO इज न्यूट्रल, बिल्कुल गलत है। NO यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, +1। तो बेसिकली सेकंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर। एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, तो अगर एल्कली मेटल्स का थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है तो इन चारों स्टेटमेंट में आप फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल का सॉल्यूशन आपने बनाया है लिक्विड अमोनिया में। तो जब लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन बनाते हैं तो बेसिकली ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इन्होंने क्या बोला है कि ये ब्रॉन्ज कलर का सॉल्यूशन है, तो नॉर्मली आपको क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मल सॉल्यूशन अगर बनाएंगे तो मेटल क्या करेगा, मेटल प्लस आयन बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
अब जैसे मान लो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो एक्वस सॉल्यूशन में मेटल प्लस के आसपास कौन आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन आ जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, और इनका जब इंटरेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन। वाटर अगर है तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन। यहाँ पे हमें वाटर तो नहीं है, अमोनिया लिक्विड में, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, इसी की वजह से ब्लू कलर आता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बेसिकली पेयर्ड हो जाते हैं। पेयर्ड होने के बाद और मेटल प्लस आयन भी बेसिकली क्लस्टर में चले जाते हैं। सारे मेटल प्लस आयन एक तरीके से पेयरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग कर लेते हैं, तो डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन ये बन जाता है। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेसिकली कौन से कलर का हो जाता है, ब्रॉन्ज कलर का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, बाकी के स्टेटमेंट पता करो। अल्कली मेटल्स का अगर थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ा है तभी इस क्वेश्चन को हम अच्छे से बना सकते हैं, वरना छोटी मोटी कोई भी गलती हो सकती है। अगला स्टेटमेंट क्या है, इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड टू फॉर्म क्लोरोब्रिस्ट डाइमर। बिल्कुल सही है। ये जो BeCl2 है, यहाँ पे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये तो अनस्टेबल है, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है एक तरीके से। सेकंड पीरियड का ये एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में टोटल आउटर मोस्ट शेल में 4 ऑर्बिटल होते हैं। 2 ऑर्बिटल से तो इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, 2 ऑर्बिटल खाली है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली ब्रिजिंग करके ये क्या बना लेता है, Be2Cl4। तब भी ये वेपर स्टेट में ही होता है। और अगर मान लो कि इससे भी ज़्यादा ब्रिजिंग करेगा तो उसके बाद इसका पॉलीमर बन जाता है, और पॉलीमर अगर कोई भी है तो वो सॉलिड स्टेट में ही हो सकता है। तो यहाँ अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो ब्रिजिंग करने के बाद एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा बनता है, तब ये कैसा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। किस तरीके से, एक ऑर्बिटल तो खाली है ना, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर का क्लोरीन इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 2 3। तो sp2 हाइब्रिडाइज 3 बॉन्ड है, यहाँ पे लॉन पेयर तो है नहीं, एम्प्टी ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी 1 2 और 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, और अभी भी बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है, वेपर फेज में ये है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ पोटेशियम सुपर ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स O2 गैस। बिल्कुल सही बात है। KO2 की रिएक्शन अगर आप CO2 के साथ करोगे तो क्या बनेगा, K2CO3, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होगा। ये भी आपने पढ़ा होगा KO2 की प्रॉपर्टीज के बारे में। बेरिलियम हैज़ डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। बिल्कुल सही है। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है एल्यूमिनियम के साथ, डायगोनली एल्यूमिनियम ही प्रेजेंट होता है। तो बेरिलियम के जो कंपाउंड है वैसे ही एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं, या इन दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत मैच होता है। जैसा एल्यूमिनियम क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो बेरिलियम का जो ऑक्साइड है वो भी एम्फोटेरिक ही होता है। इस तरीके से काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, तभी हमें बोलना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, 1 2 3 4 सारा स्टेटमेंट करेक्ट है एस ब्लॉक के। ये जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है अल्कली मेटल्स के लिए, ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है तभी इन चारों स्टेटमेंट के बारे में आप पता लगा पाओगे कि सही है या गलत है। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये बोल रहा है कि CFT थ्योरी की वजह से कौन से कॉम्प्लेक्स में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं मेटल एटम पे या मेटल आयन पे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी में हम क्या करते हैं कि जो भी अपने पास d ऑर्बिटल होते हैं वो d ऑर्बिटल की एनर्जी को अनइक्वल करके स्प्लिटिंग करवा देते हैं। फिर जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फिल करने का अपना मेथड क्या होता है, या तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से फिल करना है, पेयरिंग करवाना है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाना है। तो हर किसी केस में यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको इतना बताना है कि नॉर्मली अगर ये स्प्लिटिंग नहीं होता तो किसी मेटल एटम या आयन में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, अगर उतने इलेक्ट्रॉन पेयर से ज़्यादा अगर यहाँ प्रेजेंट है तो किसकी वजह से प्रेजेंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से। ऐसा ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वजह से मेटल एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाते हैं मतलब कि कंपैरिजन करना पड़ेगा, FeCN6 4-, तो वो तो इजीली पता चल जाएगा। Fe2+ में है ना ये, तो कितना होता है ये 4s2 3d6 होता है। 4s2 हटा दो 3d6 है। अब मान लो कि स्प्लिटिंग नहीं होता तो 3d6 में आप कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपने पास, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन आपको पता ही है कि स्प्लिटिंग होता है
स्प्लिटिंग होने के बाद डी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड आयन, तो 1 2 3 पेयरिंग करवाना है 1 2 3। एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था विदाउट स्प्लिटिंग से, तो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास स्प्लिटिंग के साथ, तो बेसिकली एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन पे आ गया, तो ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट है। इस तरीके से आप बाकी के भी चेक करो। FeCN6 3 माइनस, तो 3 माइनस है तो 4s2 तो हटा ही दिया। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगा 3 + 3 इलेक्ट्रॉन हटाने, तो 4s2 हटा दिया 3d5 हो जाएगा। 3d5 में नॉर्मली कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं 0, लेकिन 3d5 में स्प्लिटिंग की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है 2, तो नॉर्मल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है स्प्लिटिंग की वजह से, तो ये भी आंसर है। PtNH3 6 4+, तो Pt किसका भाई है निकल का, निकल कितना होता है 18 + 4s2 3d8 होता है 4+, तो ये 3d6 हो गया। और 3d6 में नॉर्मली आप इस तरीके से फिल करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग करवा देंगे, और ये अपने पास प्लेटिनम है, निकल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम, तो 3d के बाद 4d, 4d के बाद 5d, 5d सीरीज के जितने भी मेटल होते हैं उनके लिए सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, तो पेयरिंग आपको करवानी 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता Pt4+ पे, अभी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ड्यू टू स्प्लिटिंग, तो ये भी आंसर है। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है CrCO6, क्रोमियम का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 0, 18 + 4s2 3d4 होता है, यहाँ पे कितना हो जाता है 4s1 3d5 होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर चला जाएगा, तो ये 3d6 हो जाएगा, 4s0 4p0 और 4d0, यही आएगा। अब 3d6 आपको फिल करना है, तो बता ही रखा है ना 3d6 में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, स्प्लिटिंग अगर आप करवा दोगे तो स्प्लिटिंग के बाद CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये पेयरिंग करवा देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ड्यू टू स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे भी बेसिकली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं सेंट्रल मेटल एटम पे या सेंट्रल मेटल आयन पे ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो ये भी आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो गया 1 2 3 4। ये जो पेपर 2 है पेपर 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट था, यहाँ पे काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट से थे, और इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री में आपसे पूछा गया था, मिसल के बारे में पूछा गया था, कोलोइडल सोल के बारे में पूछा गया था, तो ये जो सारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये सारे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपको एक बार रिवाइज करना है, पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद भी मिसल के बारे में आपको पढ़ना है, लायोफोबिक कॉलिड के बारे में पढ़ना है, और अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है।